हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो भूगोल के जो टॉपिक है, भूगोल एक विशेष क्षेत्र के अंदर हमें भूगोल की परिभाषा और भूगोल की जो शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उनके बारे में, और हमने भौतिक भूगोल से जो परिभाषा बनती है अलग अलग विचारकों के अनुसार, उन्होंने उनके अनुसार हमें परिभाषा भी बताई है। आज अपन मानव भूगोल की जो उप शाखा है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल की उप शाखा सर्वप्रथम अपन लेते हैं मानव भूगोल क्या होता है। यदि सीधी विचारधारा या सीधी बात कही जाए तो मानव भूगोल के अंदर मानव से संबंधित सभी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। मानव से संबंधित जो भी क्रियाविधि है उसका अध्ययन किसमें होता है? मानव भूगोल। मानव से संबंधित जो क्रियाविधि जैसे सामाजिक हो, जैसे आर्थिक हो, जैसे राजनीतिक हो, ये सारी क्रियाओं का जो अध्ययन जिस भूगोल में होता है उसको हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल। वापस याद रख लेना है कि मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल के विचारक कौन है या मानव भूगोल के जनक कौन है, जिसे आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, तो उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल है जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो इसकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। वापस याद रखना, मानव भूगोल से संबंधित पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें उन्होंने मानव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप थे उनका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। और यदि हम मानव भूगोल की कुछ शाखा का अध्ययन करें तो मानव भूगोल की जो कुछ शाखा है वो मुख्य रूप से 14 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 14, जिनमें से पहली जो शाखा है उसमें आर्थिक भूगोल है। कौन सा भूगोल है? आर्थिक भूगोल। यदि हम आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल के अंदर हम खनिज, व्यापार, परिवहन, औद्योगिकरण, जिसमें हमें क्या मिले? रोजगार की प्रवृत्ति, उस भूगोल को हम क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल। वापस सुन लेना, जिस भूगोल के अंदर खनिज, व्यापार, परिवहन और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल। यदि अगली बात करें अपन कृषि भूगोल। कृषि भूगोल की सीधी सी बात याद रखना है कि कृषि भूगोल के अंदर कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि होती है उसका अध्ययन किया जाता है। साथ में कृषि के जो प्रकार होते हैं उनका भी अध्ययन हम किसमें करते हैं? कृषि भूगोल में। जैसे हमने देखा होगा कि कृषि के बहुत सारे रूप है, जैसे आदिम कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, इस तरह बहुत सारी कृषि है, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ये सभी प्रकार के कृषि से संबंधित जो क्रियाविधि है वो कृषि भूगोल के अंदर पड़ते हैं। साथ में इसमें बागवानी की जो प्रवृत्ति है वो भी कृषि भूगोल के अंदर देखा जाता है। फिर अगला यदि देखा जाए संसाधन भूगोल। यदि संसाधन भूगोल की बात की जाए तो संसाधन से संबंधित जो भी क्रियाविधि होती है वो उसका अध्ययन होता है, जिसमें चाहे वो जैविक संसाधन हो चाहे अजैविक संसाधन हो, संसाधन भूगोल के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जैविक संसाधन वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाए या जीव पाया जाए, उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे प्राणी, वनस्पति, ये जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। यदि जिसमें जीव नहीं पाया जाए उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिए अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अब यदि पढ़े औद्योगिक भूगोल। यदि औद्योगिक भूगोल की बात करें तो इसमें औद्योगिक से संबंधित जो क्रियाविधि होती है या उद्योग की जो स्थापना के लिए जो कारक होते हैं उससे संबंधित तत्वों का अध्ययन करना औद्योगिक भूगोल कहलाता है, जिसमें औद्योगिक स्थापित करने के जो कारक होते हैं उनका भी विश्लेषण के साथ अध्ययन होता है। यदि अपन परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल के अंदर परिवहन के जो साधन है जैसे स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन किया जाता है, जिसमें कौन से परिवहन हमें ज्यादा फायदेमंद होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, उनका भी अध्ययन होता है। यदि अपन
कहते हैं जनसंख्या भूगोल। आप खुद जानते हो जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या के बारे में। इसमें कितनी विश्व के अंदर किन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या रह रही है, उसका असमान वितरण होने के क्या कारण है, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या संरचना कैसी है, लिंग अनुपात कैसा है, आयु संरचना कैसी है, इन सब का जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं? जनसंख्या भूगोल में। याद है कि जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या नीति और जनगणना जैसे पहलुओं का भी अध्ययन होता है। यदि आप अगला भूगोल देखते हैं अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल में मानव अधिवासों का अध्ययन होता है, जिसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों के उनके प्रकार, उनके प्रतिरूप, उनकी समस्याएं और उनके विकास के जो तत्व होते हैं उन सब का हम विश्लेषण के साथ अधिवास भूगोल में अध्ययन करते हैं। यदि नगरीय भूगोल में नगरीय से संबंधित होने वाले जो कारक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि नगरीय भूगोल किससे कहा जाता है, नगरीय भूगोल में महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, नगरीय भूगोल में जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, ये सब इस नगरीय भूगोल के अंदर पढ़ जाते हैं। ग्रामीण भूगोल में ग्रामीण भूगोल के अंदर ग्रामीण जो लोग होते हैं वो कौन सी क्रियाएं करते हैं, कौन से सेक्टर में रहते हैं, इन सब का अध्ययन हम ग्रामीण भूगोल के अंदर करते हैं। यदि अपन राजनीतिक भूगोल की बात करें तो इसमें राजनीतिक विचारधारा तो होते ही हैं, साथ में देश विश्व की सीमाएं, राजनीतिक मुद्दे, समझौते, संधि, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? राजनीतिक भूगोल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे भारत की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, इन सबसे जुड़ी हुई है और इन सब के बारे में विवेचना करते हैं या उनके बारे में तालमेल बिठाते हैं या कोई संधि होती है तो उन सब का अध्ययन हम किस भूगोल में करते हैं? राजनीतिक भूगोल में। अब यदि अपन प्रादेशिक नियोजन की बात करें, इसकी नियोजन की बात करें, प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन की यदि बात करें इसमें सीधा सा उत्तर है प्रादेशिक का मतलब होता है प्रदेश। प्रादेशिक का होता है प्रदेश। प्रदेश के अंदर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उन सब का अलग अलग प्रदेश को ध्यान में रखकर, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके संबंधित योजनाएं बनाती हैं और योजना संबंधित विकास किया जाता है, उसमें प्रादेशिक नियोजन कहता है। जिसमें हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप 12th क्लास में जाओगे तो 14 प्रकार की योजनाएं देखने को आपको मिलेगी। तो वो 14 प्रकार की जो योजनाएं हैं वो किससे संबंधित है? प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है। और यदि आपसे पूछे जाए नियोजन क्या है, नियोजन क्या है, तो नियोजन का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी तैयारी या रूपरेखा बनाना, उसे कहता है नियोजन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एग्जाम देते हो, क्या देते हो? एग्जाम। तो एग्जाम देते हो उस समय आपके दिमाग में ये होता है कि हम इन लेसनों का स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं या उनको पढ़ते हैं, तो उसमें यदि क्वेश्चन आते हैं तो मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए आप पहले से वो लेसन अच्छे से तैयार करके जाते हो। फिर एग्जाम के अनुसार आपने जो रूपरेखा बनाई उसके अनुसार आप उनको लिखते हो और आपको अच्छे मार्क्स या अंक की प्राप्ति हो जाती है, तो वो आपका नियोजन की प्रक्रिया में आ जाता है, क्योंकि आपने किसी फ्यूचर के लिए वर्तमान में योजना बनाकर उसको अमल में लाया है। यदि अपन अगली बात करें सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल में सैनिक छावनियां, सैनिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कार्य प्रवृत्ति होती है या सैन्य के संबंधित और प्रकार की जो योजनाएं होती है उन सब का अध्ययन सैन्य भूगोल में किया जाता है। और इस भूगोल का अधिकतर जो प्रयोग है वो सैनिक गतिविधियों में ही किया जाता है, क्योंकि सैनिक गतिविधियों के युद्ध के समय ये भूगोल बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल के अंदर आप यदि देखते हैं तो उसमें प्राचीन काल के अंदर भूगोल की जो प्रवृत्तियां हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है और वर्तमान तक उसको अध्ययन करते हुए बताया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में अपन पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ रहे हैं अधिवास या व्यवसाय। व्यवसाय के अनुसार हमने देखा होगा कि प्राचीन काल के व्यवसाय अलग थे, प्रागैतिहासिक काल के अलग थे, मध्यकाल के अंदर अलग थे और आधुनिक काल के अंदर अलग है। जैसे जैसे युगों में परिवर्तन हुआ उनके व्यवसाय में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। इस प्रकार हम उसका अध्ययन करते हैं तो कौन सा भूगोल हो गया? ऐतिहासिक भूगोल, जिसमें हम काल के अनुसार भूगोल का अध्ययन होता है। यदि अपन सामाजिक भूगोल के अंदर देखते हैं तो उसमें समाज से घटित होने वाली सभी प्रकार की घटनाएं, प्रवृत्तियां
रीति रिवाज उन सब का इसमें अध्ययन होते हैं, जिसमें अपन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये सभी प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो सब इसी भूगोल के अनुसार पढ़ा जाता है। फिर सांस्कृतिक भूगोल के अंदर हम किसी प्रदेश या देश या विदेश की जो अलग अलग जो कल्चर है और उन कल्चर का होने का कारण क्या है, वर्तमान उन कल्चर में कैसे परिवर्तन आया है, उन सब कल्चरों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं उस भूगोल को हम कहते हैं सांस्कृतिक भूगोल। अब ये दूरस्थ संवेदन व जीआईएस, जीआईएस का पूरा नाम है भौगोलिक सूचना तंत्र। यदि आपसे पूछ ले जाए जीआईएस का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है भौगोलिक सूचना तंत्र। दूरस्थ संवेदन और जीआईएस के माध्यम से हम किसी क्षेत्र की दूरी या फिर उस क्षेत्र की भौगोलिक सूचना प्राप्त करने तथा उस क्षेत्र का नियोजन करने या विकास की प्रगति को जानने, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक जीआईएस होता है, एक होता है जीपीएस, एक होता है जीपीएस। यदि किसी क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण करना है तो उसमें जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भौगोलिक स्थिति तंत्र। अब यदि अपन अगले बात करें भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रमुख अंग, भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रमुख अंग, भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रमुख अंग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वायुमंडल, दूसरा भाग जलमंडल और तीसरा भाग स्थलमंडल और चौथा भाग जैवमंडल। यदि आपसे पूछ ले वायुमंडल क्या है तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण के घेरे को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। स्थलमंडल क्या है, पृथ्वी का वो भाग जो जल से घिरा ना हो, वो क्या हो, स्थल भाग। और जल भाग पृथ्वी का वो भाग जो किसी नदी, नहरें, झीलें, तालाब, सागर, समुद्र आदि के जल से घिरे हो, उसे क्या कहते हैं, जल मंडल। और यदि बायोस्फीयर, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जैवमंडल। एक बार पुनः मैं आपसे बता देता हूँ, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण के घेरे को क्या कहते हैं, वायुमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी का वो भाग जो जल से ढका ना हो, उसे स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी का वो भाग जो किसी नदी, नहर, झीलें, तालाब, सागर, महासागर के जल से घिरा हो या ढका हो, उसे क्या कहते हैं, जलमंडल। और यदि जैवमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, जैवमंडल। इस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, समझाया भी है। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन तीनों को यदि अपन मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, जैवमंडल। जीवमंडल का सीधा अर्थ होता है जीवों का पाया जाना। जीव का होता है जीव का पाया जाना, क्योंकि वायु के अंदर भी जीव रहते हैं, जल के अंदर भी रहते हैं और स्थल पर ही रहते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं पक्षी, कीट पतंगे, ये सब वायुमंडल के अंदर भी रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। यदि जलमंडल के अंदर देखते हैं मछली, मगरमच्छ और बहुत सारे ऐसे जीव है जो जल के अंदर रहने वाले, जैसे मेंढक है वो। और स्थल पर हम देखते हैं गाय, भैंस, मानव। तो इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है। इसलिए इसको तीनों के सम्मिलित रूप हमने क्या कह दिया, जैवमंडल। यदि हम भौतिक भूगोल के प्रमुख अंगों की बात करें तो सबसे पहला जो अंग है वो स्थलमंडल है। कौन सा अंग है, स्थलमंडल। यदि स्थलमंडल के अंदर इनकी विशेषता या बिंदु की बात करें तो इनमें 3 मुख्य बिंदु हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया गया है। जैसे पहला बिंदु हम देखते हैं, पृथ्वी तल पर स्थित समस्त स्थल खंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। देखो पृथ्वी तल मतलब धरातल के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूप, जैसे पहाड़, मैदान, नदियां, नाले तथा विभिन्न प्रकार के और वन, वनस्पति, इन सभी स्थल रूपों का जब अध्ययन किया जाता है वो स्थलमंडल के अंतर्गत ही होता है। यदि अपन इसके
द्वितीय बिंदु की बात करें तो स्थल मंडल में पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की रचना, सेलों के प्रकार, ढाल, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, संरचना, प्रक्रम, अवस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी तत्वों का स्थल मंडल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब इन सबको मैं विश्लेषण करके बताता हूँ। भूवैज्ञानिक इतिहास मतलब इसमें धरातल के निर्माण के जो पर्वतीय हैं, जैसे आपको बताया हुआ है कि पहले पृथ्वी के ऊपर दो भाग थे, एक था पैंजिया, दूसरा था पैंथालस। लेकिन कुछ ऐसे बल घटित हुए जिसके कारण जो अपन का पैंजिया भूभाग था वो टूटकर बहुत बड़े टुकड़ों के रूप में दो भागों में बट गया। एक का नाम रहा लॉरेशिया, दूसरे का नाम रहा गोंडवाना। फिर और उसके प्रकार या उसके भूभाग के टुकड़े होते गए और होते होते विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों का निर्माण हुआ। भूगर्भ की रचना, यदि भूमि की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। जैसे ये देखो आपको मैं समझा रहा हूं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपरी सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, ये तीन है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में बटी हुई है। यदि अपन सेलों के प्रकार, यदि सेलों के प्रकार की बात करें तो आपको मालूम ही है मुख्य रूप से जो सेल होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। पहली अवसादी सेल, दूसरी आग्नेय सेल, तीसरी रूपांतरित सेल। इस तरह सेलों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। सबसे पहले जो सेल है आग्नेय सेल, जो प्राइमरी सेल के नाम से भी जानी जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाएं के विस्फोट से निकलने वाला मैग्मा के द्वारा हुआ है। यदि अवसादी सेल का निर्माण की बात करें तो नदियों के द्वारा लाए गए जब अवसाद किसी स्थान पर या मैदान में निक्षेपित हो जाते हैं और जब उन क्षेत्र पर अधिक दबाव पड़ता है तो दबाव के कारण वो अवसाद रूप परिवर्तन करके अवसादी सेल का निर्माण या रूप धारण कर लेता है। यदि अगली बात यदि रूपांतरित सेल की बात करें तो सबसे आपको मालूम होगा कि ये सेल अन्य सेल से रूप परिवर्तन होकर बनी है। जब इन दोनों सेलों के ऊपर तापमान और आयतन का प्रभाव पड़ता है, सुन लीजिए, जब इन दोनों सेलों के ऊपर दबाव का, तापमान का और आयतन का प्रभाव पड़ता है तो ये सेल अपना रूप परिवर्तन करके इस रूप में धारण कर लेती है, रूपांतरित सेल का रूप धारण कर लेती है। यदि हम अगली बात करें अंतर्जात और बहिर्जात, देखो हमने ये पृथ्वी का भी पढ़ा ही है, तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर घटित होने वाले जो भी बल हैं उसको बहिर्जात बल कहते हैं। वापस लेना, पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो भी बल घटित होते हैं उसे बहिर्जात बल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अपन का भूस्खलन, कौन सा है? भूस्खलन, जैसे बाढ़, जैसे चक्रवात, ये सारे के सारे धरातल के ऊपरी सतह पर घटित होते हैं। यदि अपन अंतर्जात बल का बात करें तो धरातल या पृथ्वी के आंतरिक भाग, धरातल या पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे जो बल होते हैं वो धरातल के आंतरिक भाग में पैदा होते हैं, इसलिए इसे अंतर्जात बल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह ये हो गए बहिर्जात बल और ये हो गए अंतर्जात बल। यदि अपन अगली बात करें संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये तीनों चीज अपरदन का प्रोसेस है। ये अपरदन का जो सिद्धांत
सिद्धांत किसने दिया था? अपवर्तन का सिद्धांत दिया था, प्लैंक ने भी दिया था और डेविस ने भी दिया था। ठीक है, इन दोनों के जो सिद्धांत है उसमें मैं बताया था कि अपवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। अपवर्तन में पहला क्या होता है? पहली प्रवृत्ति होती है अवस्था, जिसमें चट्टानों की तीन अवस्था बताई गई, वर्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, इस तरह चट्टानों की तीन अवस्था। उसके बाद उसकी क्या शुरू होती है? प्रक्रमण, मतलब नदियों के द्वारा उस चट्टानों का क्या होता है? अपवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर जो होता है संरचना, जब अपवर्तन के कारण जो अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उससे एक नई चीज का निर्माण होता है, वो हो जाती है संरचना। इस तरह इन सभी तत्वों का अध्ययन हम स्थल मंडल के अंतर्गत करते हैं। यदि अपन तृतीय बिंदु की बात करें तो इसमें विभिन्न भूगर्भिक शक्तियों व प्रक्रियाओं का महाद्वीपों के निर्माण से लेकर धरातल के विभिन्न स्थलों के निर्माण में भी योगदान रहा। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें पहला बोला गया भूगर्भिक। भूगर्भिक का मतलब होता है भूमि के अंदर। जब भूमि के अंदर बहुत सारी शक्तियां पैदा हुई, उन शक्तियों के द्वारा किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का। और साथ में किसका निर्माण हुआ? विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं कि कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक बल पैदा होता है, उसका नाम है भूकंप। ठीक है, अब भूकंप से किसका निर्माण होता है? स्थल रूपों का, क्योंकि भूकंप में एक तरंग होती है जिसे अपन कहते हैं धरातलीय तरंग। ठीक है, धरातलीय तरंग होती है, उसका जो चलने की जो रफ्तार है वो इस तरह है, गर्त और उभार पैदा करती हुई चलती है, जिसके कारण कभी कोई इस दरअसल अंदर की तरफ घुस जाता है, उससे खाई घाटी का निर्माण हो जाता है। यदि ऊपर उड़ता है तो पर्वत पठार का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह ये कौन सा बल हुआ? भूगर्भिक, मतलब भूमि के आंतरिक बल। एक जो बल और है जिसे अपन कहते हैं, इसको ज्वारीय बल और दूसरा है सहवर्णीय बल। ये जो दो बल हैं उसके कारण क्या हुआ कि प्रारंभ के अंदर हमारा जो पूरी पृथ्वी थी वो दो रूपों में थी। एक जो जल था और दूसरा था स्थल। एक था जल और दूसरा कौन सा था? स्थल। और जल के अंदर इन दो बलों का निर्माण हुआ। इन दो बल कौन से? ज्वारीय बल और सवर्ण बल। ज्वारीय बल जल स्रोत के कारण और सवर्ण जो बल हुआ है वो रेडियोधर्मी तत्वों के मिक्सर के कारण है। रेडियोधर्मी तत्व। रेडियोधर्मी तत्व वो होते हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, यूरेनियम, थोरियम, ये सब कौन से होते हैं? रेडियोधर्मी तत्व। इनसे सवर्ण धारा बल का निर्माण हुआ और जल से किसका? ज्वारीय बल। इन दोनों बल के कारण स्थल भाग में क्या हो गया? अलग, मतलब दो भाग में बढ़ गए। एक जो ऊपरी भाग था वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड, और दूसरा कहलाया गोंडवाना लैंड। कौन सा कहलाया? गोंडवाना लैंड। लेकिन यहाँ तक कि ये भाग टूटना सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे और आगे टूटता गया और टूटते टूटते 6 मुख्य प्लेट जिसे हम महाद्वीप का रूप धारण हुआ। 6 मुख्य प्लेट बने जिसका किसका रूप धारण हुआ? महाद्वीप का। और 20 लघु प्लेट का निर्माण हुआ, जो छोटे छोटे द्वीप और अन्य क्षेत्रों का निर्माण हुआ। इसी तरह ये दो बल हैं, एक तो हमने भूकंप बताया जिससे स्थल रूपों का निर्माण हुआ, और ये दो ज्वारीय बल, सवर्ण बल थे जिससे महाद्वीप और इसके अलावा अन्य रूपों का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें का अध्ययन किस मंडल में करते हैं? स्थल मंडल के अंतर्गत करते हैं। यदि अपन भौतिक भूगोल के द्वितीय अंग की बात करें तो उसका नाम है वायुमंडल। वायुमंडल से आपको विदित हो कि वायुमंडल का जो संगठन है वो विभिन्न गैसों के निर्माण से हुआ है। जैसे अपन गैसों के नाम ले तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी गैसों का जो संगठन बनता है तो इससे वायुमंडल का निर्माण
होता है। आपको पता ही है वायुमंडल के अंदर 78% क्या होती है नाइट्रोजन, 21% क्या होती है ऑक्सीजन और 0.03% होती है उनके क्या कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह ये विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या होता है समूह होता है। तो अब इसमें अपन देते हैं पहला बिंदु की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं वायुमंडल। यदि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की परिभाषा क्या है तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहा जाता है वायुमंडल। यदि अपन इसके द्वितीय बिंदु की बात करें तो धरातल पर समस्त वायुमंडलीय दशाओं और जीवधारियों के लिए यह वायुमंडल आवश्यक होता है। तो देखो धरातल पर जो भी वायुमंडलीय दशा है जैसे तापमान, वर्षा, या तक कि बादल, सवनी क्रियाएं और तथा विभिन्न प्रकार के ओजोन वायुमंडलीय जलवायु प्रवृत्ति है, ये सभी जो तत्व हैं वो मानवीय जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। क्योंकि हमारी जलवायु परिवर्तन होने के साथ ही हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा व्यवहार में क्या आता है परिवर्तन आता है। यदि अपन इसके तृतीय बिंदु की बात करें तो जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालीन परिस्थितियों का, यदि अपन पूछा जाए कि जलवायु होती है उसके अंदर दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक जो वायुमंडल के समय जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और मौसम के अंतर्गत वायुमंडलीय अल्पकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। और मौसम के अनुसार देखा जाए तो वायुमंडल की जो अल्पकालीन और थोड़े समय के लिए जो परिस्थितियां होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। यदि अपन वायुमंडल की अगले बिंदु की बात करें तो वायुमंडलीय परिघटनाओं के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, संगठन, ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, उत्पत्ति एवं प्रकार, आर्द्रता के रूप, वायु राशियां एवं विक्षोभ, विश्व जलवायु, मेगा आच्छादन और वृष्टि आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी के सभी वायुमंडलीय परिघटनाओं के क्या है तत्व है, ये सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले क्या वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना के अनुसार देखा जाए तो इसे मुख्य रूप से 5 भागों में माने गए। जैसे सबसे पहले सौरमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बाह्य मंडल। इस तरह इनको 5 भागों में वायुमंडल की संरचना के अनुसार बांटा गया। और इसके अंदर एक और जो छोटा सा जो ओजोन परत से बना हुआ जो एक मंडल है उसे कहते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल इस तरह इस वायुमंडल की संरचना पाई जाती है। यदि इसके संगठन की बात करें तो संगठन के अंदर मुख्य रूप से संगठन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से गैस, धूलकण और यहाँ तक कि ये सारे तत्व पाए जाते हैं। गैस व धूलकण जैसे तत्व पाए जाते हैं। गैसों के अंदर देखते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी गैसों का क्या होता है मिश्रण होता है। और कौन होता है धूलकण भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी ऊंचाई। आपने देखा होगा कि ये वायुमंडल के जो मंडल है इनकी सबकी ऊंचाई क्या है अलग अलग। यदि अपन सौरमंडल की बात करें तो 13 किलोमीटर, समताप मंडल की बात करें तो 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की बात करें तो 80 किलोमीटर, आयन मंडल की बात करें तो 400 किलोमीटर और वायुमंडल की बात करें तो इसमें किसी भूगोल में 1000 किलोमीटर की बात कही है। तो ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई। फिर इसमें तापमान। यदि अपन तापमान की बात करें, किसकी बात करें तापमान, तो आपने देखा होगा कि दरअसल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होगा कम होगा। क्या होगा कम होगा। आपको पता ही है कि एक जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा उसे कहते हैं सामान्य ह्रास दर। क्या कहते हैं सामान्य ह्रास दर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बता रहा हूं कि 1 किलोमीटर
की दूरी पर जाते हैं ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, 6.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। कितने, 1 किलोमीटर के ऊंचाई पर। तो ये प्रवृत्ति क्या है, तापमान। तो तापमान का निर्धारण करने के लिए क्या होता है, सेंटीग्रेड। क्या होता है, तापमान का निर्धारण करने के लिए क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है। और इसका मापन हमेशा तापमापी के द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तापमापी के द्वारा किया जाता है। यदि वायुदाब की बात करें तो आपको पता ही है, किसी क्षेत्र प्रति के क्षेत्र पर वायु का लगने वाला जो दाब है उसी को क्या कहते हैं, वायुदाब। और वायुदाब का आपको मालूम ही है कि वायुदाब की बात करते हैं इसको मिली बार में नापा जाता है। किसमें मापा जाता है, मिली बार, जिसे कहते हैं एमबी। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमबी। और आपको पता ही है मिली बार के रूप में मापा जाता है। और इसके मापने की जो परिपद्धति है वो एमबी के रूप में देखने को मिलती है। और आपको पता ही है 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिली बार ताप में अंतर आता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 एमबी मतलब मिली बार वायु दाब में क्या आता है, अंतर आता है। और पवनों की गति तो आपने देखते हैं, तो पौने, पछुआ पौने, व्यापारी पौने, पछुआ पौने, व्यापारी पौने, पछुआ, व्यापारी और ध्रुवीय, ये सारी पौने पाई जाती है। और इन सभी पौनों की जो गति है वो एक समान नहीं है, इनकी दिशा भी एक समान नहीं है। जैसे पछुआ पौने है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कहाँ चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और व्यापारी पौने वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कहाँ चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और ध्रुवीय पौने वो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। फिर अपन के इसके बाद इनके प्रकार हमने देख लिए। आर्द्रता को आपने जानते ही हो, जलवाष्प की नमी के रूप में जल की बूंदों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहा जाता है। उनके रूप वायुराशियां, आपको पता ही है वायुराशियां क्या होती है। आपको दो अलग तापमान वाली जब पौने आपस में मिलती है उस स्थान पर किसका निर्माण होता है, वातावरण। तो वातावरण से किसका निर्माण होता है, वायुराशियों का निर्माण होता है। विक्षोभ का अर्थ यदि देखते हैं तो शीतकाल में होने वाली बारिश को क्या कहा जाता है, विक्षोभ। और विश्व जलवायु, आपको पता है विश्व जलवायु का जो वर्गीकरण है वो 1958 में वी कोपेन नामक भूगोलवेत्ता ने किया था। और मेघाच्छादन के अंदर इसमें सारे जो बादल हैं जैसे बक्सा में, तिस्तरी में, कपासी में और वर्षा में, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से बादल होते हैं, कपासी, बक्सा, स्त्री और वर्षा। इन 4 प्रकार के बादलों का अध्ययन मेघाच्छादन में करते हैं। और उसके बाद में वृष्टि को अपन 2 रूपों में देख सकते हैं। एक होती है वर्षण और एक होती है वर्षा। और तीसरा होता है प्रकाशपात। क्या होती है, प्रकाशपात। वर्षण में वर्षा के जो रूप होते हैं इसे हम कहते हैं हिमपात। क्या होती है, हिमपात रूप। ये वर्षा की जगह क्या लिखते हैं अपन, हिमपात। जो वर्षा हिमपात के रूप में या बर्फ के टुकड़ों के रूप होते हैं उसे हिमपात कहता है। जो वर्षा जल की बूंदों के रूप होते हैं उसे वर्षा कहते हैं। और जो वर्षा बर्फ के टुकड़े प्लस जल की बूंदों के संयुक्त रूप से होते हैं उसे कर्कापात वर्षा कहते हैं। ये सारे तत्वों का अध्ययन है वो वायुमंडल की दशाओं के अंदर हम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।